नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। कुछ साल पहले तक किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि मोदी जी के खिलाफ कोई एक लाइन बोल दे। जो जो उन्होंने कहा वो बिल्कुल ईश्वर का वचन मानते थे, उसी उसी लाइन पे चलना होता था। लेकिन चुनाव में पूरा बहुमत क्या नहीं आया, लोग बगावत पे उतारू हो गए। कर्नाटक में एक दलित एमपी ने तो सीधी चुनौती दे डाली कि मोदी जी जो है वो केवल ऊंची जाति की सुनते हैं, पिछड़े और दलितों का कोई सम्मान ही नहीं है, मंत्रिमंडल में कोई उनकी सुनी नहीं जाती। आज शुभेंदु अधिकारी ने एक कदम आगे बढ़ गए। शुभेंदु अधिकारी उन्होंने कहा कि जो मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, मतलब सारे मुसलमान सारे हिंदू, बोले कोई जरूरत ही नहीं है इसकी। ये भाजपा का अल्पसंख्यक मोर्चा खत्म कर देना चाहिए। जो हमारे साथ हम उसके साथ, यानी जो मुसलमान हमें वोट करे हम उसको करेंगे। मैंने पूछा आपको पता कैसे चलेगा आपको वोट किया? हो सकता है वो डर के मारे आपके मंच पे बैठे, टोपी आपकी लगा ले, केसरिया पट्टे डाले, लेकिन वोट अंदर जाके आपको ना दे। तो आपको कैसे पता चलेगा आपके साथ है या नहीं है? मैंने अभय दुबे जी के साथ से भी ये सवाल पूछा। देश के जाने माने पत्रकार हैं, रोज एबीपी चैनल पे आप उनको देखते हैं, मेरे साथ शो करते हैं। मैंने तो पूछा कि ये लाइन जो बदली है, ये जो लाइन बिगड़ी है, ये मोदी जी के सीधा सीधा मोदी जी को चुनौती वाली लाइन है। इतनी हिम्मत कहां से आ रही है? यूपी में जो पंचायत चल रही है, केशव मौर्य डेरा डाले हुए हैं। पार्टी उनके भक्त कह रहे हैं पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाएंगे वो। योगी के भक्त कह रहे हैं योगी को कोई हटा नहीं सकता। खिचड़ी बनी हुई है। 10 विधानसभा के उपचुनाव सामने हैं, सिर पर हैं। जाहिर है ये स्थिति बीजेपी के लिए ठीक नहीं है। तो उत्तर प्रदेश में क्या होगा? हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनाव सिर पर है, वहां क्या होगा? तमाम मुद्दों पर मैंने अभय दुबे जी से बातचीत की। आपको ले चलता हूं अभय जी के पास। और उससे पहले रिक्वेस्ट करूंगा चैनल को ज्वाइन और सब्सक्राइब करिएगा, बहुत बढ़िया बातचीत है, पूरी सुनिएगा। चलिए अभय जी के पास। 4 PM न्यूज नेटवर्क में स्वागत है अभय दुबे जी आपका। मुझे लगता है कि पहले 10 सालों तक किसी नेता की हैसियत नहीं थी कि अगर नरेंद्र मोदी जी कुछ कह रहे हैं तो उस लाइन से अलग चला जाए। जो नरेंद्र मोदी ने कह दिया वो मतलब ईश्वरीय वचन है कि भगवान विष्णु के अवतार ने कहा है, हमें अक्षरशः पालन करना है। लेकिन मैं देख रहा हूँ लोकसभा चुनाव के बाद उत्तर प्रदेश में नहीं, मोदी जी के खिलाफ भी लाइन लेने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है। पहले आपको याद होगा कर्नाटक में एक दलित सांसद ने खुलेआम आरोप लगा दिया कि भाई सरकार पिछड़ों और दलितों की विरोधी है। आज शुभेंदु अधिकारी का एक बयान बड़ा वायरल हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी का एक मोर्चा है, अल्पसंख्यक मोर्चा, संघ भी अल्पसंख्यकों से संवाद करता रहता है, इंद्रेशी संवाद करते रहते हैं। प्रधानमंत्री लगातार कहते रहते हैं सबका साथ सबका विकास। शुभेंदु अधिकारी ने कह दिया ये बेकार की बात है, सबका साथ सबका विकास। जो हमारे साथ हम उसके साथ। इधर अमित शाह जी हरियाणा में फिर मुसलमानों का आरक्षण का जिक्र कर रहे हैं। शुभेंदु अधिकारी का बयान मतलब जो मुसलमान हमारे साथ हम उसके साथ। लोग पूछ रहे हैं, सवाल कर रहे हैं कि क्या चेहरा देखोगे, कैसे पता चलेगा कि हमारे साथ है नहीं है? तुम्हारी मीटिंग में बैठ के वो वोट दे दिया किसी और को, तो तुम्हारे साथ कैसे होंगे? लेकिन ये जो लाइन ले रहे हैं मोदी जी के सबका साथ सबका विकास के खिलाफ जाके, ये शुभेंदु अधिकारी के अकेले की उपज होगी या भाजपा में ये विचार चल रहा है कि भाई मुसलमान तो हमें वोट देते नहीं, तो हम खाएं कब काम का, इनके पीछे क्यों पड़े? क्या लगता है आपको? इसमें मेरे मेरे पास दो बातें कहने के लिए है, और ये आपने एक ऐसा सवाल पूछा है जिसके ऊपर मैं काफी दिनों से सोच रहा हूँ। कम से कम 4 जून के बाद से मैं लगातार इस विषय में सोच रहा हूँ, और उसका एक आधार है मेरी सोच का। वो ये है कि 4 जून के बाद से पूरी भारतीय जनता पार्टी इस उधेड़ बुन में है कि अब क्या करें, अब हमें क्या करना चाहिए। क्योंकि अभी तक जो किया था उसका नतीजा तो ठीक नहीं निकला, नतीजा मनमाफिक नतीजा नहीं निकला। अब समस्या यह है कि कोई भी पार्टी अपने शीर्ष नेतृत्व को हर तरह की दुर्घटना से बचाती है। तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर होने वाली हर कवायद का कम से कम एक उद्देश्य तो होता ही है कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह पे किसी तरह की आंच ना आ पाए, मतलब उनकी ओर कोई उंगली ना उठे। सारा काम इस होशियारी और चालाकी से किया जाए कि उनकी ओर कोई उंगली ना उठे, और साथ में भविष्य की किसी योजना के ऊपर काम भी होता रहे। आपको ध्यान होगा कि जब 1984 में भारतीय जनता पार्टी केवल 2 सीटों में सिमट गई थी, उसके बाद कृष्णलाल शर्मा कमेटी बनाई गई हार के कारणों की जांच के लिए, और उसने कहा कि कोई निराश होने की जरूरत नहीं है, जितने हमारे विचारधारात्मक वोट हैं वो तो हमें इस बार मिले ही हैं, तो उन्हीं पे आधार बना के हम कर सकते हैं। और उसी कमेटी की भावना और सिफारिशों के मुताबिक अटल बिहारी वाजपेयी अध्यक्ष पद से हटाए गए, लाल कृष्ण आडवाणी को अध्यक्ष बनाया गया भारतीय जनता पार्टी का, और जो भाजपा के जो कोर इश्यूज थे
जैसे गो रक्षा का सवाल है, राम मंदिर का सवाल है, इन सब सवालों को, धारा 370 का सवाल है, इन सब सवालों को आडवाणी ने उठाना शुरू किया और राम मंदिर आंदोलन में भारतीय जनता पार्टी जुट गई उसके मुताबिक, उसका रथ यात्रा वगैरह हुई, ये सब इतिहास है। इस अभी क्या हो रहा है, अभी ये हो रहा है कि नरेंद्र मोदी ने 2 साल पहले से एक कोशिश शुरू की थी कि भाई पसमानदा मुसलमानों के बीच में भाजपा स्नेह यात्राएं निकाले, और हिसाब अल्पसंख्यक मोर्चा भाजपा में भी चल रहा है और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में भी चल रहा है। तो भाजपा के बहुत सारे समर्थकों ने, जो अपने आप को विचारक और चिंतक और पत्रकार और रणनीतिकार पता नहीं क्या क्या समझते हैं, उन लोगों ने शुरू 4 जून के बाद से लाइन लेनी शुरू कर दी है कि भारतीय जनता पार्टी मुख्य तौर पर मुसलमानों के कारण हारी। उनका मानना यह है कि अगर दलितों ने वोट नहीं दिए तो अगली बार दलित वोट दे देंगे, या उसके अगली बार दे देंगे। दलितों के वोट आते आते रहते हैं। अगर कुछ ओबीसी समुदायों ने वोट नहीं दिए तो कोई बात नहीं, अभी नहीं दिए, अगली बार दे देंगे। हम उनके सामने प्रस्ताव लेके जाएंगे, उनके नेताओं को पटाएंगे, समाजों में काम करेंगे, हो जाएंगे। लेकिन मुसलमान वोट एक ऐसा वोट है जो ना इस बार मिला है, ना पिछली बार मिला था, और अगली बार भी नहीं मिलेगा, और उससे अगली बार भी नहीं मिलेगा। न केवल ये वोट हमें नहीं मिलेगा, बल्कि ये वोट एक खास तरीके से पड़ता है। वो ये है कि वो किसी पार्टी या किसी नेता या किसी विचारधारा को नहीं पड़ता है, बल्कि उसको पड़ता है जो भाजपा को हरा दे। तो इसलिए ये एक अलग तरह का वोट है। इस वोट को प्रधानमंत्री का जो सबका साथ सबका विकास वाली जो थीसिस है, इस थीसिस से बाहर निकाल लेना चाहिए, और प्रधानमंत्री को चाहिए कि दोबारा इसके ऊपर सोचें। 4 जून के बाद इस तरह के कई वीडियो सोशल मीडिया पर आए हैं जिसमें प्रधानमंत्री से अपील की गई है कि क्या प्रधानमंत्री अब भी सबका साथ सबका विकास की बात करते रहेंगे। अच्छा, ये पूरी बात इस तरह से कही जा रही है, ये भी असल में प्रधानमंत्री को बचाने का ही हथकंडा है। भाई हम सब लोग जानते हैं कि प्रधानमंत्री ने लोकसभा चुनाव के अंदर चुनावी मुहिम किस तरीके से चलाई। पूरी चुनावी मुहिम तो मुसलमानों के खिलाफ थी। अच्छा, एक तरफ प्रधानमंत्री मुसलमानों के खिलाफ चुनावी मुहिम चला रहे हैं, और चुनाव के नतीजे आते ही कहा जाने लगा कि सबका साथ सबका विकास में से मुसलमानों को हटा दो। आप सोचिए ना, प्रधानमंत्री को कैसे बचाया जाए। कहीं ना कहीं हार का ठीकरा फोड़ना है। उत्तर प्रदेश में हार का ठीकरा योगी आदित्यनाथ के दरवाजे पे फोड़ना है, और सारे देश के अंदर हार का ठीकरा मुसलमानों के ऊपर फोड़ना है, विपक्ष की ओर फोड़ना है। संविधान को लेकर विपक्ष ने जो प्रचार किया, भ्रमित किया, उसके ऊपर फोड़ना है। इस तरीके से बहुत सारे दरवाजे तलाशे जा रहे हैं जहां हार का ठीकरा फोड़ना है। शुभेंदु अधिकारी की आवाज जो, चूंकि शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल से आते हैं, और पश्चिम बंगाल में मुसलमान वोट भारतीय जनता पार्टी की पराजय का एक बड़ा कारण है, और मुसलमान वोट बंटने के लिए वहां तैयार नहीं है। उसने ममता बनर्जी को अपना नेता मान लिया, क्योंकि वो जानता है मुसलमान वोट की ममता बनर्जी ही भारतीय जनता पार्टी को पराजित कर सकती है। इसलिए वो वामपंथियों के पास भी नहीं आता मुसलमान वोट, इसलिए कांग्रेस के पास भी नहीं आता। अधीर रंजन चौधरी हार गए, यूसुफ पठान से हार गए, और यूसुफ पठान ने वहां पे एक नारा भी दिया था। यूसुफ पठान ने एक नारा भी दिया था कि भाई को वोट दो। हाँ, तो ये जो पूरा मामला है, तो पश्चिम बंगाल में तो 35% के आसपास मुसलमान वोट है। तो ये बहुत बड़ा वोट है पश्चिम बंगाल में, और ममता बनर्जी के जो अविजयी रहने का एक बहुत बड़ा कारण ये भी है कि मुसलमान एकताबद्ध होकर उनको प्राप्त होता है, और बंटने के लिए तैयार नहीं है। न वो ओवैसी को मिला, न वो किसी को नहीं मिलता है। एक जमाने में लेफ्ट को आता था सारा का सारा वोट। तो ये सारे देश में एक मुकाम तलाशा जा रहा है मुसलमान वोटों के रूप में, जिसमें अभी जो सीटें कम हुई हैं, बहुमत खो दिया पार्टी ने, इसका एक ठीकरा फोड़ा जाए। मुझे नहीं लगता कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इनकी इस बातों से प्रभावित होगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने इंद्रेश जी के नेतृत्व में जो अनौपचारिक रूप से, याद कीजिए वहां पे वहां जो अल्पसंख्यक मोर्चा बना हुआ है वो औपचारिक नहीं है। आप संघ की अगर वेबसाइट पे जाएं और वहां उसका मोर्चे का नाम तलाशें तो संघ के संगठनों में वो नाम नहीं मिलेगा आपको। वो एक अनौपचारिक जत्थेबंदी है, जिसमें जब वो चाहेंगे तो उसको भंग कर देंगे। उसको भंग करने की घोषणा करने की जरूरत नहीं है। संघ जब चाहेगा तो कह देगा भाई ये हमारा संगठन नहीं है, क्योंकि संघ की वेबसाइट पे उसका उल्लेख भी नहीं है उस संगठन का। लेकिन संघ ने मुद्दतों से, काफी समय से इंद्रेश कुमार जी को उस काम में लगा रखा है, और इंद्रेश कुमार जी भाजपा के लोगों को इसमें भी जोड़ते हैं, गैर भाजपाई गैर संघ के लोगों को भी जोड़ते हैं,
और मुसलमान नेताओं पर काफी वो मेहनत करते हैं इसके ऊपर कि किसी तरीके से वो हो। अब दिक्कत की बात क्या है, जब नरेंद्र मोदी मुसलमानों के खिलाफ सारे देश में घूम घूम के प्रचार कर रहे थे, कह रहे थे कि सब चीज मुसलमानों के लिए दी, कांग्रेस दे देगी, हिंदुओं की सारी चीजें छीन के सोना चांदी टोंटी वगैरह भैंस वगैरह घर का एक हिस्सा सब मुसलमानों को दे देगी। उस वक्त संघ को इस पर आपत्ति करनी चाहिए थी भाई। संघ को संकेतात्मक रूप से ही सही आपत्ति करनी चाहिए थी संघ को कि ठीक बात है, मोर्चा है उनका। आप ये बात कहना बंद कीजिए। तब इंद्रेश कुमार जी कहाँ थे? कम से कम उनका संगठन एक प्रस्ताव ही पास कर देता कि इस मुसलमानों के खिलाफ प्रचार हो रहा है, इस प्रचार की कोई तुक नहीं, मुसलमानों ने तो ऐसा कुछ किया भी नहीं, मुसलमानों ने कोई भड़कावे काम भी नहीं किया था भाई। देश के मुसलमानों ने कोई उकसावे काम किया था? कोई काम नहीं किया था। कोई काम नहीं। जैसे ही नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस का घोषणा पत्र पढ़ा और वो एकदम मुसलमानों के खिलाफ आग उगलने लगे, और वो आग उगलने लगे, साथ साथ में सभी भारतीय जनता पार्टी के लोग आग उगलने लगे। अब जहां तक हरियाणा में अमित शाह ने जो कहा है वो पुरानी घिसी पिटी बात है भाई। ये बात तो वो पूरे चुनाव के दौरान ये बात कही जाती रही है। कर्नाटक का नाम लेकर नहीं जाने कितने तमाम भाजपा के प्रवक्ता कहते रहे कि कर्नाटक में जो हुआ उससे भाजपा को ये बात कहने का मौका मिल गया। सवाल ये है कि आप क्या कहते हैं क्या नहीं कहते हैं, देखना ये है उसका रिसेप्शन क्या है जनता के बीच में। इस बात का, नरेंद्र मोदी की उन बातों का जो उन्होंने चुनावी मुहिम में कही, आज कोई इस बातों की चर्चा नहीं कर रहा है। हम लोगों को उन बातों की चर्चा करनी चाहिए। नरेंद्र मोदी चुनावी मुहिम के दौरान जो कहते रहे वो घोर सांप्रदायिक नफरती भाषण थे, जिनकी चुनाव आयोग में भी शिकायत की गई। चुनाव आयोग ने उस पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं की। चुनाव आयोग से भी पूछना चाहिए कि भारत के प्रधानमंत्री जो नफरती भाषण दिए थे उनके ऊपर आपको शिकायत की गई थी, आपने उनसे पूछताछ भी की थी, पार्टी अध्यक्ष से पूछताछ की थी जगत प्रकाश नड्डा से, आपने उसके ऊपर क्या कार्रवाई की? नड्डा साहब ने आपको क्या जवाब दिया? कुछ तो भाई ये जो चुनाव के दौरान बात हुई हम सब लोग भूल जाए उसको। हाँ, खत्म कर देंगे। बैठे हम लोग सब। पूछना चाहिए ना, अखबारों में सवाल उठने चाहिए, मीडिया में सवाल उठने चाहिए, टीवी चैनलों में इस बात पर चर्चा होना चाहिए कि चुनाव आयोग के पास जो शिकायतें गई, चुनाव आयोग ने उसका शिकायतों क्या किया। आप फिर प्रधानमंत्री बन गए और गाल बजाते घूम रहे हैं हम तीसरी बार प्रधानमंत्री बन गए। लेकिन आपकी चुनावी मुहिम किस तरीके से फ्लॉप रही, आपने जो बातें कही, देश की जनता ने, जिसमें हिंदुओं का 80% से ज्यादा हिस्सा है, उन्होंने आपकी बातों पे यकीन नहीं किया। हिंदू मुसलमानों के खिलाफ भड़कने के लिए तैयार नहीं हुए, मुसलमान भड़कावे की कोई कार्रवाई करने के लिए तैयार नहीं हुए, उन्होंने भी धैर्य का परिचय दिया, हिंदुओं ने भी उसका तिरस्कार किया। देखा जाए तो 2024 की चुनावी मुहिम जो थी वो भारतीय जनता पार्टी के लिए पूरी तरीके से फ्लॉप रही, वो भारतीय जनता पार्टी के लिए पूरी तरह से घाटे का सौदा रही। अब अगर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कह रहा है तुमको ऐसा नहीं ऐसा करना चाहिए था, ऐसा नहीं ऐसा करना चाहिए था, अब इसकी क्या तुक रही? सही बात है, चुनाव निकल गए। अगर मान लीजिए उस मुहिम के चलते इनको सीटें मिल जाती 350 या 300 ज्यादा सीटें मिल जाती, तो फिर संघ वाले ये बातें कहते घूमते, जो तब मोहन भागवत उस तरह का भाषण देते, तब इंद्रेश कुमार जी वो बातें कहते, तब क्या ऑर्गेनाइजर में रतन शारदा वो लेख लिखते, कुछ नहीं होता। तो ये देखिए सब जो पूरा चल रहा है ये महत्वपूर्ण है, इसकी समीक्षा करनी चाहिए, समझने की हमें कोशिश करनी चाहिए। मैं इन बातों के महत्व से इनकार नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये सब लोग चुपचाप बैठे इंतजार कर रहे थे कि मोदी, सबको यकीन था कि मोदी जी को फिर से स्पष्ट बहुमत मिल जाएगा, 300 प्लस मिल जाएंगे, न्यूनतम स्पष्ट बहुमत तो मोदी जी को मिल ही जाएगा। चुनाव के आखिर तक आते आते जब लगने लगा था कि भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ नीचे जा रहा है, वो बातें क्लिक नहीं कर रही हैं पूरी की पूरी, तो तब भी भारतीय जनता पार्टी के सपोर्टर ये मानने लगे थे कि अब पूरी मेजोरिटी तो मिल जाएगी भाई, मेजोरिटी तो मिल जाएगी। वो 400 वाले उत्साह समाप्त हो गया था, लेकिन मेजोरिटी तो मिल जाएगी, इस प्रकार की बातें करने लगे। अगर मेजोरिटी मिल जाती, जब मेजोरिटी नहीं मिली है तब तो ये लोग इतने इतरा रहे हैं, अगर मेजोरिटी मिल जाती क्या होता। देखिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का भी रवैया ये काफी अपॉर्चुनिस्ट, अवसरवादी किस्म का रवैया है। जब तक आपके पास मेजोरिटी है ठीक है, जैसी मेजोरिटी नहीं रहेगी वैसे हम आपको नोचने काटने लगेंगे। और मोदी जी भी इस बात को समझते हैं, मोदी समझते हैं अब तो मेजोरिटी नहीं थी तब तक तो ये लोग बैठे हुए थे आराम से, तब तो सरकार की मदद से बड़ी बड़ी संपत्तियां अर्जित कर रहे थे लोग। अब क्या बात कर रहे हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो केंद्रीय कार्यालय थे वो छोटे छोटे फ्लैटों में चलते थे दिल्ली में। हाँ सही बात है, किराए के कुछ ऐसे सस्ते मध्य खरीदे गए फ्लैटों में चलते, मैं तो गया हूं कई में। आज पिछले 10 साल में क्या हुआ है,
पिछले 10 साल में ये बड़ी बड़ी विशालकाय बिल्डिंगों में चलते हैं, नई बनी हुई बिल्डिंगों में चलते हैं। भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर का ही कायाकल्प नहीं हुआ है। ठीक बात है, बिल्कुल सही बात है। इन लोगों का कायाकल्प हो गया। जबरदस्त रूप से संपत्तियां इन्होंने अर्जित की हैं, बहुत उनको वो हुआ है, तरह तरह के क्या क्या नहीं करते हैं ये लोग, इसकी कोई सीमा है कोई? बिल्कुल ठीक बात है। अभय जी, अब जरा बात कर लें हरियाणा की। जिस तरह से अमित शाह वहां पे लगातार पिछड़े वर्ग को संबोधित कर रहे हैं, वहां मुसलमानों का आरक्षण की बात कर रहे हैं, हरियाणा बड़ा संवेदनशील बन गया है और मुझे लग रहा है कि हरियाणा आज की तारीख में तो भारतीय जनता पार्टी के हाथ से निकलता हुआ जा रहा है। हुड्डा की लोकप्रियता लगातार वहां पे बढ़ती हुई नजर आ रही है। क्या बीजेपी को बहुत परेशान कर सकता है हरियाणा? देखिए, भाजपा की हरियाणा के लिए रणनीति क्या है, हमें इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। मेरा मानना है कि भाजपा का फोकस इस बार जो पंजाबी हिंदू वोट है, खट्टर साहब जिसकी नुमाइंदगी करते थे, मनोहर लाल खट्टर जिसकी नुमाइंदगी करते थे, उसके साथ साथ ओबीसी वोटरों पे भी पंजाबी भाजपा का बहुत फोकस है। फिर भाजपा का फोकस शहरी इलाकों में है, गुड़गांव जैसे मतलब शहरी इलाकों के ऊपर फोकस है। भाजपा ये चाहती है कि अगर हमें पंजाबी वोट मिल जाए, जो पहले वाले चुनाव में जब बहुमत प्राप्त कर लिया था भाजपा ने, 2014 के बाद जो चुनाव हुआ था, बहुमत प्राप्त कर लिया था, उस चुनाव की तरह हमको पंजाबी वोट मिल जाए और ओबीसी वोट पूरी तरह से संगठित होकर हमको मिल जाए, हिंदू ओबीसी वोट मिल जाए और शहरी वोट मिल जाए, क्योंकि शहरों में हिंदुत्व की विचारधारा और उसकी कुछ जो बड़ी बड़ी गेटेड कम्युनिटीज में लोग रहते हैं, अपार्टमेंट्स वगैरह में रहते हैं, तो उनके अंदर काफी ये उसका रुझान होता है। वो बाहर से आए हुए लोग भी हैं, बिहार से आए हुए लोग भी हैं, यूपी से गए लोग भी हैं, और भी कई तरह के लोग हैं उसमें। ये इनकी कोशिश एक ये है, इस तरीके से वो हरियाणा की राजनीति में टिके रहना चाहते हैं। और इनका कहना यह है कि हमने देखिए एक ओबीसी को मुख्यमंत्री भी बनाया और जो पंजाबी हिंदुओं का प्रतिनिधि है उसको हमने केंद्र में इतना बड़ा मंत्री पद दिया है। खैर, हमने मुख्यमंत्री पद से हटाया, लेकिन केंद्र में हमने उनको इतना मुख्यमंत्री पद दिया है। तो सारा फोकस यहाँ पे है इनका पूरा का पूरा। जो कुछ भी ये कह रहे हैं वो सारा का सारा इसलिए ये करना चाहते हैं। अब मेरा कहना यह है कि क्या ये, और दूसरी तरफ उनका एक फोकस ये भी है कि जाटों की किसी एक पार्टी को ये लोग प्रोत्साहित करेंगे। हो सकता है कि वो अभय चौटाला की पार्टी हो, और मायावती का जिस तरीके से उसके साथ में गठजोड़ कराया गया है अभय चौटाला की पार्टी का, उसमें भी ये दांव है कि कांग्रेस के हिस्से से 21% दलित वोट है, कुछ दलित वोट छीना जाए, कुछ जाटों के वोट बटें, और वो पिछड़े वर्गों के वोट और हिंदू पंजाबियों के वोट ये हमें पूरे के पूरे मिल जाएं। तो ये ऐसा पूरा इनका दांव पूरा का पूरा ये है। अब इस दांव में ये कहां तक सफल होते हैं और कांग्रेस इस दांव की काट कैसे करती है, ये हम लोगों को देखना होगा। ये बहुत चीजें निर्भर करती हैं कि वोट के टिकट कैसे बंटते हैं, कांग्रेस की तरफ से भी, दोनों तरफ से, बीजेपी और कांग्रेस कैसे बढ़ते हैं, इससे बहुत बहुत कुछ निर्भर करता है। इधर महाराष्ट्र में भी आसान नहीं है किसी के लिए, क्योंकि शिवसेना उद्धव काली पार्टी शिवसेना चाहती है कि कम से कम उसको 125-130 सीटें दी जाएं। यहाँ तक एक खबरें आ रही हैं कि कह दिया गया अगर नहीं देंगे आप तो हम सभी 228 सीटों पर लड़ेंगे। तो महाविकास अघाड़ी के लिए भी आसानी है। हालांकि बीजेपी की भी महाराष्ट्र में बहुत हालत पत्ती है। कल परसों में बीजेपी के बड़े नेता महाराष्ट्र में जुट रहे हैं, महाराष्ट्र में इकट्ठे होंगे, महाराष्ट्र की राजनीति पर बात करेंगे। बीजेपी के लिए भी इतना आसान नहीं है महाराष्ट्र में, लेकिन महाविकास अघाड़ी के लिए, उद्धव ठाकरे के लिए तो ये बात मुश्किल भरी नजर आएगी कि अगर इस तरह वो संकेत आएंगे हम सब सीटों पर लड़ लेंगे तो मामला बिगड़ जाएगा ना। नहीं, देखिए, आप गठजोड़ राजनीति को हम लोगों को जरा अलग दृष्टि से देखना चाहिए। गठजोड़ राजनीति के अंदर कुछ एक इस तरह की बातें होती हैं, हर गठजोड़ पुराना हो नया हो, चुनाव से पहले इस तरह की बातें हमेशा की ही जाती हैं। क्योंकि ये क्या होता है, इसको कहते हैं ब्रिंकमैनशिप, अंग्रेजी में इसके लिए एक शब्द है ब्रिंकमैनशिप। जो गठजोड़ की पार्टियां होती हैं वो हर गठजोड़ में देखिए शुरू में दावा होता है कि हम पूरे सभी सीटों में चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। ऐसा कोई गठजोड़ नहीं है, सब लोग लड़ने के लिए तैयार रहते हैं सभी सीटों के ऊपर। ये कहा इसलिए जाता है कि ताकि हमें अधिकतम सीटें प्राप्त हो सकें। तो उद्धव ठाकरे जी अच्छी तरह जानते हैं कि वो अकेले सब सीटों पे लड़ेंगे तो उनकी चुनाव में ठीक है वो
दूसरी पार्टियों के मुकाबले बेहतर स्थिति में है, उनकी प्रतिष्ठा भी दूसरे नेताओं के मुकाबले अच्छी है, इसके बावजूद वो चुनाव तो नहीं जीत सकते। सब लोग जानते हैं, एनसीपी भी जानती है कि वो अगर सब सीटों में चुनाव लड़ेगी तो चुनाव नहीं जीत सकते वो। ऐसा दावा तो एकनाथ शिंदे ने भी किया है उधर महायुति में। सब लोग ये दावा करते हैं। ये दावा बिल्कुल महत्वपूर्ण नहीं, इसको एक कान से सुनकर दूसरे से निकाल लेना चाहिए, इसका कोई मतलब नहीं होता। मेरा मानना यह है कि ये दावा इस बात का मैसेज है कि भाई जल्दी से जल्दी बैठकर सीटों का बंटवारा कर लीजिए। तो अब वहां सीटों का बंटवारा होगा और उस सीटों के बंटवारे में पंच फैसला शरद पवार करेंगे। शरद पवार इंतजार कर रहे हैं कि उनकी जो टूटे हुए एनसीपी का टूटा हुआ हिस्सा जो कि महायुति में है, उसका ज्यादातर हिस्सा वो चाहते हैं कि धीरे धीरे करके उनके पास आ जाए, और वो प्रक्रिया वहां शुरू हो चुकी है। आज ही अखबार में खबर थी, कल भी अखबार में खबर थी, स्थानीय स्तर के जो एनसीपी के नेता अजित पवार के साथ चले गए थे, वो धीरे धीरे करके शरद पवार के पास वापस आना शुरू हो गए। तो जैसे ही ये प्रक्रिया मैच्योर होगी, परिपक्व होगी, वैसे ही वो बैठ के ये लोग सीटों का आपस में बंटवारा कर लेंगे। ये बात सही है कि सबसे ज्यादा टिकट उद्धव ठाकरे की शिवसेना को मिलेंगे, कांग्रेस को मिलेंगे, और विदर्भ वाले इलाके में जहां पर एनसीपी का ज्यादा प्रभाव है, उस इलाके में ज्यादा टिकट शरद पवार की पार्टी को मिलेंगे। तो मुझे तो इसमें कोई वो नहीं लग रहा है, शक नहीं लग रहा है। मुझे लग रहा है कि महाविकास आघाड़ी टिकटों का बंटवारा बड़ी आसानी के साथ कर लेगी। थोड़ा बहुत हर मोर्चे में टिकटों को लेकर थोड़ी झीन झपट होती है, मीडिया में उसकी बातें चलती हैं, और मीडिया भी एक तरह से झगड़े को भड़काने का काम करता है। मीडिया का स्वभाव भी है, होना भी चाहिए, मैं तो ये मानता हूँ मीडिया को ऐसा करना भी चाहिए। कोई मीडिया काम राजनीतिक दलों के लिए सुविधा पैदा करना तो ना होना चाहिए है। तो ये सब चलता रहेगा। लेकिन मेरा मानना यह है कि शरद पवार, उद्धव ठाकरे और कांग्रेस के नेता, ये सारे के सारे लोग महाविकास आघाड़ी को एकजुट रखना इनकी प्राथमिकता है, और 2-3-4 सीटों पे मतभेद के अलावा इन लोगों में टिकटों का बंटवारा भी बढ़िया तरीके से हो जाएगा। बिल्कुल ठीक बात है। और बात उत्तर प्रदेश की कर ले रहे हैं, यहाँ रायता सिमटने का नाम नहीं ले रहा। एक गुट कह रहा है योगी जी को कोई खतरा नहीं है, केशव मौर्य जी पैदल किए जाएंगे। एक गुट कह रहा है केशव मौर्य राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाएंगे। एक गुट कह रहा है कि दोनों डिप्टी सीएम हटा के दिल्ली भेज दिए जाएंगे। तरह तरह की बातें चल रही हैं। लेकिन एक बात तो अभय जी ये सब साफ है कि हटे नाटे अलग विषय है, लेकिन योगी का महत्व इस लड़ाई में कम हुआ। मैंने पहले भी कहा कि हरेश जोशी एक फोन कर देते तो ये जो टीवी चैनल पे घंटों घंटों योगी अभियान चल रहा है, किसी टीवी चैनल की हैसियत ही थी एक लाइन प्रधानमंत्री कार्यालय से फोन आने के बाद चला देते, क्योंकि हम देखते हैं कि किस तरह मीडिया मैनेज होती है। लेकिन मीडिया पर लगातार ये पुराण चल रहा है, योगी पुराण, और लगातार घंटों घंटों रोज चल रहा है। इसका मतलब दिल्ली क्या चाहता है कि ये अभियान चलता रहे, योगी को डराया जाए, धमकाया जाए, भले उनको बचा के रखा जाए लेकिन डरा लिया जाए उनको। देखिए, युद्ध दो तरह के होते हैं, एक युद्ध होता है और दूसरा शीत युद्ध होता है। तो ये शुरू में शीत युद्ध था, अब ये शीत युद्ध नहीं रह गया है, ये खुला हुआ वॉर है, ये ओपन वॉर है एक दूसरे के खिलाफ। और जो गोदी मीडिया के चैनल हैं वो केवल अमित शाह के नाम को, वो आदित्यनाथ जी के खिलाफ मुहिम चला रहे हैं, अमित शाह का नाम नहीं लिया जा रहा है। आप जब मौर्य का नाम लिया जाए, केशव प्रसाद मौर्य का नाम लिया जाए, जब नाम लिया जाए उनका ब्रजेश पांडे का, इन लोगों का नाम उनका पाठक का नाम लिया जाए, तो आप समझ लीजिए वो अमित शाह का ही नाम है। ये लोग उन्हीं के लोग हैं। और जितने भी विधायक योगी के खिलाफ बोल रहे हैं, जो कुछ भी हो रहा है, उस सारा का सारा उनके कहने पे हो रहा है। अब आप देखिए, आज उन्होंने, योगी जी ने एक मंत्रियों की मीटिंग दी है आज। हाँ, 30 इंचार्ज मंत्री, प्रभारी मंत्री जो है, उनकी उन्होंने मीटिंग ली है। मुझे तो पता नहीं, मैं देखने से चूक गया हूं, अगर आपको पता हो बताइए, क्या दोनों उप मुख्यमंत्रियों ने उस मीटिंग में भाग लिया है? नहीं भाग लिया। दोनों उप मुख्यमंत्री तो शायद दिल्ली में है, दिल्ली प्रवास हो रहा है। हाँ, दिल्ली में। आप इसी का अंदाजा लगा लीजिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की लगान में खबरें चलवाई जा रही हैं। अरे आप राष्ट्रीय अध्यक्ष तो भूल जाइए, वो केशव प्रसाद मौर्य तो मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष तो कोई बनाएगा ही नहीं। ये तो बिल्कुल उनके समर्थकों द्वारा उनका महत्व बढ़ाने के लिए उड़ाई गई बात है। राष्ट्रीय अध्यक्ष बहुत बड़ी चीज है। एक व्यक्ति जो पिछली बार अभी चुनाव हार गया हो,
चुनाव हारने के बावजूद उसको उप मुख्यमंत्री बनाया गया हो, राष्ट्रीय अध्यक्ष तो कौन बनाएगा? और उनका जो अपना इतिहास है, वो इतिहास अगर बहुत मजबूत किस्म का होता तो पहले चुनाव में 2017 के चुनाव में जब भाजपा ने असाधारण प्रदर्शन किया था और जब ये पार्टी अध्यक्ष थे उत्तर प्रदेश में, इनको उसी वक्त मुख्यमंत्री बना दिया जाता। इनकी महत्वाकांक्षा भी थी, लेकिन इनका तो नाम भी नहीं चला ठीक से। उस पूरी जो आपको याद होगा 2017 में मुख्यमंत्री के नाम को लेकर जो कवायद हुई थी, उसमें इनका नाम कभी भी गंभीरता से नहीं चला। उसमें मनोज सिन्हा का नाम गंभीरता से चला था, उसमें राजनाथ सिंह जी का नाम गंभीरता से चला था, केशव प्रसाद मौर्य के नाम गंभीरता से नहीं चला था उसके अंदर। ना तो मेरा मानना है, ना तो इन्हें अगर आदित्यनाथ जी को 3 महीने 4 महीने या उपचुनाव के बाद कभी हटाया गया, तो मुझे तो इस बात में पूरा शक है कि इनको मुख्यमंत्री बनाया जाएगा या नहीं बनाया जाएगा। इनका मुख्यमंत्री बनने में नाम तब भी पीछे होगा, तब भी किसी नए व्यक्ति को ही मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। लेकिन ये जो इतनी छीछले तो हो रही है, मोदी जी खुद क्यों नहीं एक बयान दे देते, या अमित शाह कहने एक बयान दे देते, कोई मतलब नहीं है, योगी बने रहेंगे, योगी को कोई समस्या नहीं है। नहीं, एक बयान वो तो भैया, ये इसको कहते हैं रणनीति सामरिक चुप्पी। इसके लिए बड़ा अच्छा शब्द है, ये एक स्ट्रेटेजिकल साइलेंस है, मतलब ये एक सामरिक चुप्पी है। इसलिए एक व्यक्ति सामरिक चुप्पी, जो शीर्षस्थ व्यक्ति है, वो सामरिक चुप्पी रखता है ताकि अगर बात कभी बिगड़ जाए तब वो पंच के रूप में सामने आएगा, तब वो पंच फैसला करने के लिए सामने आएगा, तब वो दोनों पक्षों के बीच में सुलह समझौता कराने का काम करेगा। इसलिए वो लगातार चुप्पी बने रहेंगे। मेरा मानना है कि सारी बातें उनसे पूछ के हो रही हैं। मैं बिल्कुल नहीं मान सकता कि अमित शाह केवल अपने दम पे ये बात कर रहे हो, मोदी जी की न से सहमति ली जा रही है, ना उनसे पूछा जा रहा है। ये तो असंभव बात है, ये तो नामुमकिन है। अमित शाह जो भी कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी की उसको सहमति है। मोदी जी तो जब मोदी जी को लगेगा कि जो उत्तर प्रदेश में जो कुछ भी बचा खुचा है वो भी हाथ से निकला जा रहा है, तब फिर वो हस्तक्षेप करेंगे उसके अंदर। क्या लग रहा है यूपी में 10 जगह पे उपचुनाव हैं, 10 विधानसभा सीटों पर, तब तक इंतजार किया जाएगा इसका रिजल्ट क्या आते हैं, और रिजल्ट खराब आए तो कुछ योगी के खिलाफ भी कुछ हो सकता है? मेरा तो मानना यह है कि इन 10 उपचुनावों के साथ साथ में हरियाणा के और महाराष्ट्र के चुनावों का भी इंतजार किया जाएगा। उसके बाद में ही, हाँ, उसके बाद अगर हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के नतीजे अच्छे नहीं निकले, और 10 चुनाव में भी जिसमें नतीजे अच्छे नहीं निकल रहे हैं, क्योंकि 5 तो इसके अंदर समाजवादी पार्टी की सीटें हैं, समाजवादी पार्टी की सीटों को जीत ही लेगी बड़े आराम के साथ में। और उसके बाद में एक सीट उसके अंदर निषाद पार्टी की है, और एक सीट उसमें जयंत चौधरी की पार्टी की है। 3 सीटें भारतीय जनता पार्टी की है। तो असली देखने की बात यह है कि वो जो 3 सीटें भारतीय जनता पार्टी की है, वो कौन जीतेगा? क्या भाजपा उन 3 सीटों को वापस ले पाती है, या वो भी 3 सीटें उससे छिन जाएंगी, या 3 में से 2 छिन जाएंगी उसमें सीटें? तो ये बातें हैं। अब एक मुझे आज की मीटिंग से ही लगा योगी जी को एक तरह से अनौपचारिक रूप से, घोषित रूप से जिम्मेदारी सौंप दी गई है, और उनसे कहा गया है कि आप ये 10 उपचुनाव में जीत ला के दिखाइए। चुनौती दी गई है, अगर मुश्किल बात है जीत लाना। इसलिए हो सकता है कि ये भी उनके खिलाफ फाइल बन रही है, उसमें ये भी चीज जुड़ जाएगी। बिल्कुल ठीक बात है। यहाँ पे बहुत कठिन है डगर पनघट की। बहुत बहुत शुक्रिया अभय जी, आपने इतना समय दिया, आभार, थैंक यू। सुना आपने, ये थे अभय दुबे जी, और बहुत सार घर पे तो बढ़िया विश्लेषण कर रहे थे देश की राजनीति का। मुझको यकीन है आपको चर्चा पसंद आई होगी, अपनी राय से अवगत कराइएगा। शुक्रिया, थैंक यू।